नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास नागमणि का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। अलका जिस लाल धोती को कल 36 चक में पहने हुए थी, अमृतसर पहुंचकर जब वह अपनी कोठी में आई तो वही लाल धोती उसने बांधी हुई थी। रास्ते में उसने कपड़े नहीं बदले थे, बाल भी नहीं संवारे थे, पर बोराए वालों ने और सूत की इस लाल धोती ने अलका को जाने कैसा रूप चढ़ा रखा था कि अलका का माथा चूमते हुए अलका के पिताजी को ख्याल आया कि अलका को किसी की नज़र न लग जाए। पिताजी ने अलका के लिए जिस आदमी को चुना था वह आजकल उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ था। इस वक्त भी वो बाहर टांगे की आवाज़ सुनकर पिताजी के साथ बाहर चला आया था। वह अलका की तरफ देखता रह गया। पिताजी ने अलका से उसका परिचय कराया। कैप्टन जगदीश चंद्र मर्चेंट नेवी में है और अलका को अपनी बाहों में लेकर चाय पीने के लिए कमरे में ले गए। अलका ने चेतू को अपना कमरा दिखा दिया। वह अलका की चीज़ें कमरे में रखने चला गया। पिताजी ने अलका से जगदीश चंद्र को बड़े साधारण तरीके से परिचित कराया था और कुछ न कहा था। सिर्फ वे चाय पीते समय जगदीश चंद्र की सफरी जिंदगी के बारे में दिलचस्प बातें सुनाते रहे, जो शायद उन्होंने पिछले 4-5 रोज में जगदीश चंद्र से ही सुनी थी। और उन्हीं बातों से अलका ने अपने पिताजी की इच्छा का अंदाजा लगा लिया था। जगदीश चंद्र बड़े शौक के साथ अलका से उसकी पेंटिंग और पहाड़ी जिंदगी के बारे में पूछता रहा। अलका सलीके से जवाब देती गई। समुद्र के सफ़र के बारे में उससे पूछती रही, पर वह सारा समय उस आने वाले वक्त के बारे में सोचती रही जब उसका इससे ज़्यादा बड़ी बातों से वास्ता पड़ना था। संध्या समय पिताजी किसी काम से बाहर चले गए। अलका ने समझ लिया कि वे जानबूझकर उसे जगदीश चंद्र के पास अकेली छोड़ गए थे। वह अपने कमरे की खिड़की में इस तरह खड़ी हो गई जैसे जिंदगी की इस नई मांग को और उसके बराबर तुलने वाली अपनी हिम्मत को जांच कर देख रही हो। उसे ठहरे हुए कुछ ही समय हुआ था कि कमरे के दरवाजे में से जगदीश चंद्र ने आवाज़ देकर उससे पूछा कि क्या वह कमरे में आ सकता था। आइए। अलका ने खिड़की से हटकर एक कुर्सी की ओर हाथ से संकेत किया। अभी तक सफ़र की थकान होगी ना। जगदीश चंद्र ने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठते हुए बड़ी आत्मीयता से देखा। आप तो खूब लंबा सफ़र करने वालों में हैं। सफ़र की थकान की बात इतना क्यों सोचते हैं। अलका हंस पड़ी और सामने कुर्सी पर बैठ गई। हम लोगों की तो वह आदत बन जाती है। वास्तव में मैं वहाँ आना चाहता था। कहाँ? वहीं तुम्हारे चक नंबर 36 में। तो आ जाते। पर पिताजी तुम्हें यहाँ बुलाना चाहते थे। वह खूब सुंदर जगह होगी ना। हाँ। इतने दिनों बाद शहर में आकर अजीब सा लगता होगा। हाँ, बहुत अजीब। मेरा ख्याल है कि तुम्हें समुंदर किनारे की ज़िंदगी भी अच्छी लगेगी। अलका ने एक नज़र में जगदीश चंद्र के चेहरे की ओर देखा और हंस पड़ी। अलका के हंसने से जगदीश चंद्र को ख्याल आया कि अलका से पूछे बिना उसने उसकी ज़िंदगी को खुद ही समुद्र के किनारे जोड़ दिया था। यह उसने बड़ी जल्दी की थी। वास्तव में जगदीश चंद्र ने कुर्सी से उठकर अलका की पीठ की तरफ खड़े होकर उसकी कुर्सी पर हाथ रखा और वह जैसे जो कुछ महसूस कर रहा था उसे वैसे ही कह दिया। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा इतनी खूबसूरत लड़की से वास्ता पड़ेगा। आपने क्या सोचा था? मैंने कुछ नहीं सोचा था। माँ काफ़ी अरसे से शादी के लिए जोर दे रही थी। इस बार छुट्टियों में उसने मुझे मना लिया कि मैं शादी कर लूँगा। उन्होंने कई जगह देख रखी थी। फिर कई स्थानों में से आपने इस जगह को क्यों चुना? आपके पिताजी को शायद किसी ने मेरी ओर से बताया था। उन्होंने मुझसे मिलना चाहा और मैं चला आया। वैसे मैं यहाँ भी माँ के जोर देने पर ही आया हूँ। वह कहती थी कि अगर यहाँ बात हो जाए तो किसी और जगह की बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं। वो मुझे जानती हैं। तुम्हें नहीं, तुम्हारे पिताजी को जानती हैं। पर यह माँ का फैसला है, आपका तो नहीं। जगदीश चंद्र ने कुर्सी पर रखा हुआ हाथ हल्का के कंधे पर रख दिया। उसके हाथ में उसके मन की बात धड़क रही थी, पर वो सोच रहा था कि वह इस बात को कैसे कहे। तो आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? अलका ने खुद ही पूछा। अगर सिर्फ मेरी मर्जी से हो सकता तो मैं आज ही कह दूंगा हाँ। पर अब संध्या का समय कैसे होगा? अलका हंसने लगी। जगदीश चंद्र को उसकी हंसी बड़ी अच्छी लगी। उसके मजाकिया स्वभाव के बराबर उतरने के लिए वह भी हंस दिया और बोला, विवाह करने वाली अदालतें रात को भी खुली रहनी चाहिए। और फिर जगदीश चंद्र ने अलका के कंधे पर रखे हुए हाथ को जरा दबाकर कहा, यह मेरी मर्जी की बात है। मुझे अब तक तुमने अपनी मर्जी नहीं बताई।
मेरी मर्जी का तो आपने पहले ही फैसला कर दिया था कि मुझे समुंदर के किनारे की ज़िंदगी अच्छी लगेगी। अलका हंस दी। जगदीश चंद ने झुककर अलका के होठों को छूना चाहा, पर अलका ने मुंह हटा लिया और बोली, अभी नहीं। जगदीश चंद ने अलका के कंधे पर रखा हुआ हाथ इस तरह उठा लिया जैसे वह अपने सब्र का सबूत दे रहा हो। अब जब पिताजी आएंगे उन्हें तुम खुद बताओगी या मैं बता दूं? जगदीश चंद ने अलका से पूछा। जैसे आपकी मर्जी। मेरी छुट्टी बहुत कम रह गई है, तुम जो कुछ खरीदना चाहो मुझे जल्दी से बता देना। मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदनी, पर अदालत वाले 1 महीने का अरसा मांगते हैं। मेरी माँ अदालती शादी से खुश नहीं होंगी। अगर हम दूसरी तरह से शादी करते तो कोई हर्ज है? कई देशों में आप 1 वर्षीय विवाह भी कर सकते हैं और द्विवर्षीय भी, और ज़रूरत पड़े तो 1 मासिक भी। पर हमारे देश में तो इस तरह का विवाह नहीं होता, इसलिए रस्मी विवाह से अदालती विवाह अच्छा है। अलका जी, तुम मुझसे उम्र भर के लिए विवाह नहीं करना चाहती हो? कह नहीं सकती, गुजर जाए तो सारी उम्र बीत जाए, ना गुजरे तो 1 महीना भी ना गुजरे, 1 दिन भी ना बीते। जगदीश चंद पहले हैरान हुआ, फिर उसने हंसकर अलका की ओर देखा और बोला, देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता कि तुम इतनी एडवेंचरस होगी। मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि अगर कभी किसी से इस तरह की शर्त करनी होगी तो मुझे ही। हम नेवी वालों की ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, नित नए लोगों से वास्ता पड़ता है, इसलिए सारी उम्र का बंधन कई बार हमें अच्छा नहीं लगता। पर लगता है कि तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा एडवेंचरस हो। मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं हूँ। बात बस इतनी सी है कि ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है। सिर्फ नेवी वालों की ही नहीं, सभी की अजीब होती है। तुम्हारा ख्याल है कि शायद तुम कभी किसी और को प्यार करने लगोगी? शायद नहीं, अब भी करती हूँ। जगदीश चंद्र अलका के चेहरे की ओर देखने लगा। वह अब तक खड़ा हुआ था। वह हैरान हुआ कुर्सी पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उसने अलका से पूछा, फिर तुम उससे विवाह क्यों नहीं कर लेती हैं अलका? वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। जगदीश चंद कुछ देर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। पर अब जबकि तुम कुंवारी हो, वो तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, और फिर जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो क्या वो चाहेगा कि तुम तलाक लेकर उससे विवाह कर लो? शायद। जगदीश चंद के मन में कसक सी उठी और उसने आगे बढ़कर अलका का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि तुम्हें कभी उसकी खबर सार भी नहीं मिलेगी। मैं जहाँ भी रहूँ मुझे उसका पता लगा रहेगा। जगदीश चंद ने अलका का हाथ छोड़ दिया और बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि मुझे विवाह नहीं करना चाहिए, पर मैं हैरान हूँ कि तुम विवाह करना मान कैसे गई। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं विवाह कर लूँगी। इसका मतलब है कि उसने ज़बरदस्ती तुमसे वचन लिया है? हाँ। उसका ख्याल है कि एक बार तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो वह हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाएगा? हाँ। मेरा ख्याल है कि उसने ठीक सोचा है। जगदीश चंद ने प्यार से अलका का हाथ पकड़ लिया और बोला, उससे चाहे तुम्हारा कितना भी ताल्लुक़ रहा हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि उसका तुमसे जिस्मानी ताल्लुक़ रहा होगा। ये कोई ख़ास बात नहीं है। इस तरह मेरी ज़िंदगी में भी कई लड़कियां आई हैं, सबकी ज़िंदगी में आती हैं। विवाह से पहले की बातों को नहीं कुरेदना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम मुझसे विवाह हो जाने पर मुझसे चोरी करके तो उससे नहीं मिलोगी? बिल्कुल नहीं। उसे खत लिखोगी? बिल्कुल नहीं। जगदीश चंद ने कुर्सी से उठकर अलका की पीठ पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से बोला, देन इट इज़ नथिंग। पर एक बात है। क्या? अगर कभी मुझे ये मालूम हो गया कि उसने अपना ख्याल बदल दिया है और उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपसे तलाक लेकर के उसके पास चली जाऊंगी। चलो, ये भी शर्त मंजूर है। जगदीश चंद हंसा। उसने अलका के घने बालों में से एक छोटी सी लट को अपनी उंगली में लपेटा और बोला, मैं खुश हूँ कि तुमने इतनी दिलेरी से बातें की। तुमसे लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती। जगदीश चंद ने झुककर अलका के होठों को छूना चाहा, पर अलका ने इनकार में सर हिला दिया। अभी नहीं, विवाह के बाद। सुबह अदालत में लिख कर दे दूँ? दे दीजिए। पूरा 1 महीना इंतजार करना होगा। आपकी छुट्टी का क्या होगा? और मैं छुट्टी ले लूँगा। जगदीश चंद जब अलका के कमरे से जाने लगा तो अलका ने जल्दी से दरवाजे की देहरी पर जाकर उससे पूछा, एक आखिरी खत लिखने की इजाज़त है? सिर्फ ये लिखना है कि आज से 1 महीने बाद मेरा विवाह हो जाएगा। हाँ। जगदीश चंद ने हंसते हुए कहा और अलका के कमरे से चला गया। अलका रात को जब कुमार को खत लिखने लगी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खत किसे लिखने लगी। हाथ में कलम पकड़कर जब उसने कागज़ की तरफ देखा तो उसे लगा कि वह खाइयों के पत्थरों को खत लिखने लगी थी। चेतू चाचा शहर जो गया तो शहरेदा ही हो गया रे, हरिया ने उठते बैठते कई बार कहा।
कुमार ने कई बार हरिया को झिड़की देकर कहना चाहा कि उसने चेतू चाचा की रट क्यों लगा रखी थी। आखिर वह कभी कभार शहर भी में गया था, 4 दिन शहर की रौनक देखेगा और खुद लौट आएगा। पर कुमार को लगा कि रोज जब गाड़ी का समय होता था तो वह खुद घूमते घूमते शहर की बड़ी सड़क पर चला जाता था। वह पिछले कई दिनों से बैजनाथ की ओर नहीं गया था, हमेशा पपरोला की उतराई उतर जाता था, जैसे वह आधी बाट चलकर स्टेशन जाते हुए चेती चाचा को लेने जा रहा हो। इसलिए उसने हरिया को कुछ न कहा। मैं चेतू चाचा की बाट इस तरह क्यों देख रहा हूँ, जैसे कोई कासिद का इंतजार कर रहा है। कुमार ने हरिया को कुछ कहने की जगह अपने आप को कोसा। वो स्वयं रुआसा सा हो गया। फिर उसने खुद ही अपने आप को ढाढ़स बंधाया। मैं चेतू की बाट इसलिए देख रहा हूँ कि वह आकर मुझे अलका की पूरी खबर बताए कि उसने वहाँ जाकर कोई जिद तो नहीं ठानी थी और उसने अपने पिताजी का कहना मानकर अपने विवाह की बात पक्की कर ली थी या नहीं। एक दिन नाथी हरिया को खोजती खोजती कुमार के बरामदे से बाहर निकली। कुमार घास पर बैठा था। नाथी को उसने पहली बार 2 बार हरिया के पास आकर शहर की खबर पूछते देखा था, पर वो हमेशा हरिया से ही पूछकर लौट जाया करती थी। आज वो कुमार के पास आकर खड़ी हो गई। बाबूजी। हाँ नाथी, मेरी जान तो 16 टंगोई गई। क्या हुआ नाथी? चेतू चाचा घरे जो भूली गया। उसने जाना कहाँ है नाथी, आजकल में ही आ जाएगा। तुम्हारी माँ को उस पर भरोसा नहीं है क्या, जो इतनी उतावली हो गई है? खड्डा दे पार तितरू बोल देता, अम्मा डरी डरी जान दी। कुमार हंसने लगा। कुमार जानता था कि नाथी का खाविंद कई सालों से उसे छोड़कर परदेश गया हुआ था। नाथी जवान जहान थी, पर वह हंस खेल कर दिन बिता रही थी। और अब जब चेतू चाचा 2-4 दिनों के लिए परदेश गया था तो उसकी बूढ़ी औरत इस तरह विराग गई थी कि वह पल पल बाद नाथी को उसकी खबर पूछने के लिए भेजती थी। कुमार ने हंसकर नाथी से कहा, अगर अम्मा की तरह तुम भी अपना दिल छोड़ बैठो तो क्या होगा? मैं तब बाबूजी अपना दिल खंडा दिया पत्थरा सा ही करी लिया। फिर तुम अम्मा को समझाती क्यों नहीं हो? उस दियाँ हड्डियाँ दा चूरा हो जांदे, मिंजो क्या पता। उस जो बिन्नी कन्ने भेजी दिंदी, उसे किस बात का डर लगता है? रब दिया रब जाने, उट्टी बई मिंजो गालिंदा दीदी। पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं चाचे जो टेसने पर ऊपर छड़ी आई, अम्मा उट्टी बई गलान दिए। वो दगेबाज सहरे जो गया सहरेदा हो गया। नाथी लौटने को हुई तो कुमार ने एक गहरी सांस ली। एक और चेतू की औरत है जो ये सोचती है कि चेतू शहर जाकर शहर का ही क्यों हो गया। दूसरी तरफ मैं हूँ जो ये सोच रहा हूँ कि अलका शहर गई है, ईश्वर करे कि वो शहर की ही होके रह जाए। जली जाए सहरा दा रहना, नाथी ने जाते जाते कहा। तुम्हें शहरों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कुमार फिर हंसने लगा। तिज्जो पता नहीं बाबूजी, ये हांसा कुत्तू दे आऊं दे ये। नाथी जाती जाती ठिठक गई और कुमार की ओर देखने लगी। आज तुम्हें क्या हुआ है नाथी, तुम्हें मेरी हंसी पर भी गुस्सा आ रहा है? अलका बीबी जो बन्नी करी शहर भेजी दिता, मेरा मन बुरा होंदे है बाबूजी। मेरियां अक्खां उज्जो तपा दियां फिरांदियां। कुमार ने चौंक कर नाथी के चेहरे की ओर देखा। उसने सोचा कि अलका ने नाथी को कुछ न बताया होगा, पर यह अल्हड़ सी नाथी खुद ही उसकी हमराज बन गई थी। उसके मन ने खुद ही जान लिया था कि अलका कुमार की भेजी हुई शहर चली गई है। एक घड़ूलो था मेरे सिरे दा बैरिए बाबूजी, पानिए जो जान दी यहाँ था माँ, मैं सारे रस्ते बीबीए जो तपोंदियाँ। नाथी ने कहा और उदास मुँह लिए चली गई। कुमार की आंखें झुक गईं। नाथी की बात उसके मन को कचोटने लगी। उसे लगा कि वह नाथी की तरह अपने सिर पर अपना भार उठाकर चल रहा था। यह भार किसी दिन उसके सिर का बैरी हो जाएगा। वह इसे उठाए उठाए फिरेगा और अलका को जगह जगह ढूंढता फिरेगा। बाबूजी बाबूजी। हरिया पगडंडी के दूसरे सिरे से दौड़ता आ रहा था और कह रहा था, चेतू चाचा आई गया, हत्थे नी बड़ा भारा टरंक लाई आऊंदा। हरिये ने कुमार के पास आकर बताया और हाँफ रहा था। कुमार को मालूम था कि चेतू खाली हाथ गया था। टरंक की बात सुनकर उसे लगा जैसे अलका भी चेतू के साथ आई होगी। कुमार का दिल सिहर उठा और वह सिहरन उसके बदन में से होती हुई उसके पाँव में उतर गई। पगडंडी पर चढ़कर अलका को देखने के लिए उसके पैर आगे बढ़े, पर फिर वो अपने पाँव को जकड़कर ठिठक गया, जैसे उसके खुद ही एक जंजीर अपने पाँव में बांध ली हो। मुझे यही डर था, कुमार को लगा, जैसे उसे अलका पर गुस्सा आ रहा था। पर गुस्से से देखने की बजाय वह उत्सुकता से पगडंडी की ओर देखने लगा। देखता भी जा रहा था और सोचता भी जा रहा था, उसने जरूर मनाई की होगी। अगर मैं
अब उसे आते ही ये कह दूं कि वो उल्टे पाँव लौट जाए तो फिर ये मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। पैरी पौंदा बाबूजी, चेतू चाचा ने 10 गज दूर से ही कहा और सर कंधों पर रखी हुई चीज़ें वहीं उतार कर कुमार के पास आ गया। कुमार ने एक बार चेतू की तरफ देखा, एक बार खाली पगडंडी की ओर और धीरे से बोला, राजी तो रहा चेतू? बड़ा राजी बाबूजी, चेतू ने लपक कर कुमार के पाँव को छुआ। बड़े दिन लगा दिए, शहर में बड़ा दिल लग गया था तेरा। कुमार को लगा कि चेतू से बातें करते करते अब भी खाली पगडंडी की ओर देख रहा था। शहरे दिया गल्ला बाबूजी, बड़ा सुख पाया ओथू। खाने को जो बहुत कुछ, देखने को जो बहुत कुछ, ओथू बड़े बड़े मकान। चेतू चाचा बोलते जा रहा था। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी औरत को तुम्हारा विराग हो रहा है, कुमार ने चेतू के बीच में ही टोक कर कहा। उसने चेतू की बात को इसलिए नहीं टोका कि वो जल्दी से घर चला जाए। वो सोच रहा था कि चेतू से शहर की बातें कितनी देर खत्म ना होगी। बात को टोक देने से शायद वो रुक जाएगा और अलका की बात करेगा। क्या गलान दी थी? चेतू ने अपने पाँव से जूती निकालकर उसमें से मिट्टी झाड़ते हुए पूछा। कौन? नाथी दी अम्मा। वो नाथी को गालियां देती है कि उसने तुम्हें शहर क्यों भेजा, वो तुम्हें स्टेशन से लौटा के क्यों ना लाई। उसदा बस होए बाबूजी तो मिंजो गोंडे कन्ने बन्नी छंडे, चेतू ने कहा और हंसने लगा। उसकी हंसी में इतना रोष नहीं था जितनी इस बात की खुशी थी कि उसके पास औरत थी और जो उसे आँख की ओट नहीं रखती थी। कुमार ने गठरियों और बक्सों की तरफ देखा और चेतू से बोला, तुम शहर से बड़ी चीज़ें खरीद के लाए हो? क्या गलाऊं बाबूजी, अलका बीबी मिंजो बढ़िया बख्शीसा दित्तिया। अलका का नाम सुनकर कुमार को लगा कि यह नाम सुनने के लिए उसके कान कितने प्यासे थे। वह राजी थी? कुमार की जवान ने अपने बस से बाहर होकर ये बात पूछ ली। तुसा वास्ते एक कागज दिता है, चेतू ने कहा और बक्से को खोलने लगा। अगर इस तरह उसकी खबर को तरसना था तो उसे भेजना ही क्यों था? कुमार ने अपने आप को उलाहना दिया। बाबूजी दिखा कितनिया बंगा, चेतू ने बक्से को खोलकर कांच के बहुत से गजरे दिखाए और फिर एक रेशमी चादर दिखाते हुए बोला, ये मिंजो बड़े बाबूजी ने दित्ती हो। पिताजी ने? बक्से में एक गर्म कोट पड़ा था। चेतू ने बड़े चाव से उस कोट को निकाला और उसके रेशमी अस्तर को अपनी तली से बार बार सहलाते हुए कहा, इस ओथू साहब आया मिंजो एक कोट। चेतू की बात उसके मुंह में रह गई। उसे लगा कि कुमार के माथे में तेवर डालकर उसकी तरफ देखा था। उसने सोचा कि बाबूजी उससे नाराज हो गए थे कि उसने यह चीज़ शायद खुद मांग कर ली थी। मैं कुछ नहीं मांगिया था बाबूजी, साहब ने मिंजो आपू दित्ता, चेतू ने कुछ समय सहम कर कहा और जल्दी से बक्से खाने में से एक लिफाफा निकालकर कुमार को दे दिया। कुमार ने लिफाफा ले लिया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा भिड़का लिया। आपने मेरे कई नाम रखे थे, अपने नए नाम रखने की मुझे आदत हो गई थी। आज इस 8 महीने की तारीख को, अगले महीने की इसी तारीख को मैं अपना एक और नाम रखूंगी, मिसेस जगदीश चंद्र। ये खबर सबको बता देना, खाइयों के पत्थरों को भी बता देना। ये खत पढ़कर कुमार को पहली बार जिंदगी में महसूस हुआ कि उसकी छाती को चीरकर उसका रोना निकल जाएगा।